जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का कल जो एग्जाम हुआ है उसको हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जितने भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं बिहार दरोगा में कल और 18 तारीख और 21 जनवरी को लगभग 60 से 70% सवाल है जो क्लास से ही आया हुआ है, जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ लगभग चीज आ चुका है। देखा जाए तो अभी कम से कम 70 से 80 ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट पीटी में आएगा ही आएगा, जो हमसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बात हुई है 70-80 लड़के हैं जो बोल रहे हैं कि सर इस बार रिजल्ट पक्का है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा सवाल आया हुआ है। पहला है सरयू नदी। सरयू नदी को और किस नाम से जाना जाता है? जब मैं बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था तो ये सवाल को मैंने कराया था। ठीक है, तो सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जब बिहार स्पेशल जिस दिन कराए थे तो सरयू नदी के बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये दोनों जो पूछा हुआ है बहुत बहुत सा आसान सा सवाल। ये सेकंड शिफ्ट का है, 21 तारीख का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के किस नंबर के टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? ये भी सवाल कराया हुआ है मैंने। ये 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको नामित किया गया है। ये मैंने लगभग नवंबर में जब मैंने क्लास ले रहा था तो उसमें ये कराया था कि जो माधव टाइगर रिजर्व है ये 98वें नंबर पर है। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्लास ये क्वेश्चन जो है ये आपके क्लासरूम का ही है। नेक्स्ट है माउंट डुकेनो। डुकोनो को जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप पर है? तो ये है हेलमहेरा द्वीप पर है, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। ये मैंने ऑफलाइन में ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त मैंने इस सवाल को मैंने कराया था। ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना ज्वालामुखी है, बहुत दिनों से सक्रिय ज्वालामुखी है ये, तो उसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की थी। तो ये चौथा क्वेश्चन भी क्लास का ही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 17 है। कितनी संख्या है? तो कुल संख्या 17 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए क्लास का ही सवाल है ये। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। ये मैंने क्लास में ही करवाया था एक बार। मैं ऑफलाइन क्लास में ये पूरा डेट वाला ले रहा था कि किस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उसमें मैंने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मैंने कराया था। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोग अगर हमारे क्लास को ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बच्चे देखे होंगे उनका रिजल्ट इस बार पक्का है प्रीलिम्स में। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 70 से 80 बच्चों का अभी तक मैसेज और कॉल आ चुका है कि सर हमारा रिजल्ट इस बार हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने क्लास में ही करवाया है, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने इसको करवाया है। तो सीमांत गांधी खान अबुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को किस आंदोलन के बाद एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान मिली? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रीय नेता के रूप में जो पहचान मिली थी वो किस आंदोलन के समय मिली थी? तो आप लोग याद करिएगा, जब मैं असहयोग आंदोलन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह एक तरह से ये क्षेत्रीय आंदोलन था, क्योंकि चंपारण बिहार से संबंधित था और खेड़ा जो है गुजरात से संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन सबसे पहले असहयोग हुआ है 1920 में और सविनय तो 1930 में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बाकी के चंपारण और खेड़ा जो एक तरह से देखा जाता है ये क्षेत्रीय आंदोलन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो असहयोग आंदोलन था, जो सबसे महात्मा गांधी के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में इनको पहचान मिली थी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये क्लास से ही आ गया, क्योंकि मैंने असहयोग आंदोलन पढ़ाते समय इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, लगभग इसमें से 1 से लेकर 8 सवालों में 7 सवाल जो है सिर्फ सब क्लास से ही आ गया है। ठीक है, अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा खसरा और रूबेला को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो खसरा और रूबेला को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2026 में मैंने कराया हुआ है करंट में। जब मैं ऑफलाइन करंट करवा रहा था तो मैंने इस सवाल को मैंने कराया था कि खसरा और रूबेला को 2026 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है वर्ष 2021 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसको भी मैंने करवाया हुआ है। ये किनका होगा? ये आशा पारखे। आशा पारखे को 2021 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारखे को सम्मानित किया गया था। तो सवाल मैंने ये भी कराया हुआ है। तो जो बच्चे बोले, मैं बार बार क्लास में बोलता हूँ कि जो बच्चे अगर मेरे क्लास को अच्छे से देख लेंगे समझिएगा कि लगभग सवाल वहीं से आएगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा।
ठीक है, देख रहे हैं इसमें लगभग सवाल क्लास का ही आ रहा है अभी। करेंट हो या कोई भी टॉपिक को, ज्योग्राफी से यहाँ दो क्वेश्चंस आ गए, इतिहास से भी हम आगे देखते हैं कितने सवाल आएंगे। नेक्स्ट है, कुंभ मेले के दौरान सूचनाओं और कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण के लिए किस विशेष रेडियो सेवा को चालू किया गया है? मैंने क्लास में ही करवाया था ये कुंभवाणी। ठीक है, जो ऑफलाइन मेरे क्लास किए होंगे और उसके बाद जो एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम में उनको सब क्लास याद आ जाए, मतलब याद आ जाएगा होगा, क्योंकि मैंने इसको टोटल चीज जो है मैंने क्लास में करवाया था। कुंभ मेला जब हम लोग जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे उनको याद होगा कि जब मैं कुंभ मेले के बारे में थोड़ा, हाँ, तो कुंभ मेला जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय ये कुंभवाणी के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, तो कुंभवाणी जो है रेडियो सेवा इसके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? ये 4 दिन पहले इस सवाल को मैंने करवाया था कि गांधी शांति पुरस्कार के लिए किन्हें सम्मानित किया गया था? तो गीता प्रेस गोरखपुर। देख रहे हैं टोटल का टोटल सवाल जो क्लास से आया हुआ है। और आप लोग बोलते थे कि बहुत ही टफ सवाल पूछने वाला है, कोई टफ सवाल नहीं पूछने वाला है, ये बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है इसमें। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया था। ये मैंने क्लासरूम में ही मैंने इसको करवाया था जब मैं करेंट अफेयर्स का क्लास ले रहा था उस समय। नेक्स्ट, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है? प्राचीन भारत याद कीजिए। प्राचीन भारत पढ़ाते समय जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से पहले के बारे में, जब नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें बताया था कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। और बहुत सारे बच्चे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि इसको सही आंसर टिक करके आए होंगे। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया धातु कौन सा था? तो तांबा था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? देखिए डायरेक्ट, बहुत ही आसान सवाल है, ये मैंने क्लास में ही करवाया था। ये भी सीधा हो जाएगा, कोरिना मचाडो। कोरिना मचाडो को 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया है। ठीक है, वेनेजुएला के हैं ये। नेक्स्ट है, कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है? बिहार, जब मैं स्पेशल ऑनलाइन में जब पढ़ा रहा था तो इसके बारे में बताया था। पहले इसको क्वेश्चन छांटना सीखिए। कान्हा कहाँ है? बिहार में नहीं है। रणथम हो राजस्थान में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। तो बिहार, कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने दोनों करवाया था। ठीक है, ऑनलाइन जब मैं बिहार स्पेशल चला रहा था तो उसमें मैंने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया? स्मृति मंधाना। ये भी सवाल क्लास से ही है। तो स्मृति मंधाना को 2025 में आयोजित नमन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में पुरस्कार किनको मिला है? तो स्मृति मंधाना को मिला है। ये भी मैंने क्लास में मैंने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस साल में किया गया है? देखिए डायरेक्ट सवाल, एकदम मतलब डायरेक्ट सवाल पूछा है, मतलब बहुत ही आसान सा सवाल पूछा हुआ है इस बार। ठीक है, तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, होगा मतलब होने वाला है। कहां पर? ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा नियोन। यानी सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नियोन हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? देखिए थोड़ा सा डेट आ गया है। ठीक है, हल्का सा फैक्चुअल जो बच्चे पढ़ाई किए होंगे ना इस बार, तो उनका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस बार स्टेटमेंट से भी सवाल बहुत ज्यादा थे, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल आ जाएगा। तो इसमें अगर करेंट पे थोड़ा सा बारीकी से जो बच्चे पढ़े होंगे उसको ये आंसर को टिक आराम से कर दिए होंगे कि बिहार के पहले ड्राईपोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो 21 अक्टूबर 2024 को किया गया था। कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 2024 को किया गया था। नेक्स्ट है, रुपया किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? जब मैं मुद्राएं के बारे में बता रहा था, एक टॉपिक मैंने लिया था कि कौन सा देश का कौन सा करेंसी है, तो उसमें मैंने कराया था रुपया कहाँ का है? तो रुपया इंडोनेशिया का है। बहुत सारे बच्चे इसमें भारत कर दिए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, 1-2 सवाल गलत हो जाते हैं, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, भारत का रुपया है, ये रुपया है। इसी में बहुत सारे बच्चे का कॉल आया था कि सर हम लोग रुपया भारत का कर दिए हैं, बोले कि ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, भारत की किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? बिहार स्पेशल में मैंने ये भी करवाया है। बिहार के किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी, यानी शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? देखिए
2024 में कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी। और भी 4-5 लैंग्वेज है, लेकिन उसमें से सिर्फ मराठी ही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्लास का ही है। जब मैं करेंट अफेयर्स के बारे में स्पेशल में करवा रहा था, मुझे याद है जब मैं स्पेशल शास्त्रीय संगीत पर मैंने क्लास जब मैं करवा रहा था, उस समय ये मैंने शास्त्रीय भाषा के बारे में बताया था कि 2024 में इस शास्त्रीय भाषा को प्रदान किया गया है। तो कौन सा होगा? मराठी, जो ये भी क्लास से ही आया हुआ है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ है? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं इसमें। 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ है? ठीक है, आरंभ अगर देखा जाए तो इसका बैरकपुर छावनी हो जाएगा, और कोई भी मेरठ भी हो सकता है, क्योंकि मेरठ से सबसे पहले ही शुरू हुआ था। तो इसका आंसर मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट, अपनी पुस्तक रिहला, ये मुश्किल से 4-5 दिन पहले का, ये 4-5 दिन नहीं, लगभग 10 दिन पहले मैंने क्लास में बताया था। अपनी पुस्तक रेहला में नारियल और पान का विस्तृत विवरण देने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो देखिए, नारियल और पान, इसके बारे में बच्चे हो सके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में फंस जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिहला मैंने करवा दिया था। रिहला किसका पुस्तक है? तो रिहला इब्न बतूता का पुस्तक है, और इसके बारे में बताया था कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता, जो रिहला पुस्तक का रचना किया है तथा उसमें नारियल और पान के बारे में विस्तृत विवरण दिया है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आता है। मतलब भारत आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये काजी के पद पर नियुक्त होता है। ठीक है, अगला, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं मूल रूप से किस भाषा में है? कितना आसान सा सवाल है। जातक कथा, ध्यान रखिएगा, बुद्ध से संबंधित लगभग जो कथा होगा या किताब होगा, लगभग वो पाली भाषा में होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वो क्षेत्रीय भाषा पर ज्यादा बल दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा? पाली। नेक्स्ट है, होनोरियम शब्द का हिंदी रूप में अर्थ क्या होता है? तो होनोरियम का अर्थ होता है मानदेय। मानदेय का इंग्लिश क्या होता है? होनोरियम होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इतना देख लिए, हम लोग आगे देखेंगे अब।